हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 3 के बारे में जानेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 3 के बारे में जानेंगे, जो दंडों के विषय में बात करता है। अध्याय 1 और अध्याय 2 हमने पिछली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आप चैप्टर 1 जो सेक्शन 1 to 5 एंड चैप्टर 2 सेक्शन 6 to सेक्शन 52A तक आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियोस में डिटेल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आईपीसी बेयर एक्ट के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 53 से 75 तक है, आप इसको नोट कर लेंगे। चैप्टर 3 अध्याय 3 सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक है, जो दंडों के विषय में बात करता है। वैसे देखा जाए तो आईपीसी में कहीं दंड को परिभाषित नहीं किया गया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आईपीसी में दंड को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। दंड का प्रावधान है। सेक्शन 53 की तरफ जब हम चलते हैं तो सेक्शन 53 कहता है दंड यानी अपराधी इस संहिता यानी भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे ये हैं, यानी अपराधी को जो जो दंड दिए जाएंगे वो कौन कौन से दंड हो सकते हैं। तो पहला है मृत्यु, दूसरा है आजीवन कारावास और जो तीसरा दंड है इसे 1949 में निरस्त कर दिया गया है। चौथा दंड यह कारावास, जो कि दो भांति का है। पहला है कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ और दूसरा सादा यानी साधारण कारावास। पांचवा संपत्ति का समअपहरण है, अपहरण नहीं, ध्यान दीजिएगा। और छठा जुर्माना। तो आईपीसी में ये जो 6 क्रम तो दिए गए हैं, तो तीसरा क्रम का जो दंड है वो निरस्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के दंड बचते हैं। तो वर्तमान में भारतीय दंड संहिता 5 प्रकार के दंड की बात करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 दंड के विषय में आवश्यक प्रावधान करती है। दंड की परिभाषा कहीं दी नहीं गई है, लेकिन जो भी प्रोफेसर्स हुए उन्होंने एक परिभाषा के तौर पर जो अनुमान लगाया, जो आवश्यक तत्वों को उन्होंने सामने रखा, तो उसमें से प्रोफेसर हर्ट जो हैं वो दंड में 5 प्रकार के तत्वों को शामिल मानते हैं। प्रोफेसर हर्ट की परिभाषा जो है वो उसके अनुसार दंड में 5 तत्व सम्मिलित हैं, जिसमें पहला तत्व है इसमें पीड़ा या अन्य परिणाम जिन्हें सामान्यतया असुखकर माना जाता है अवश्य निहित होना चाहिए। पीड़ा या अन्य परिणाम जो सामान्यतया सुखकर नहीं है, असुखकर माना जाता है, ऐसी पीड़ा अवश्य निहित होनी चाहिए। ये तो पहला तत्व हो गया। दूसरा तत्व है इसे विधिक नियमों के विरुद्ध एक अपराध होना चाहिए। विधिक नियमों के विरुद्ध एक अपराध होना चाहिए। तीसरा तत्व है इसे किसी वास्तविक या कल्पित अपराध के लिए होना चाहिए। वास्तविक अपराधी जिस पे अपराध साबित हो रहा हो कि उसने अपराध किया है, या फिर ऐसा अपराधी जो संभावित हो कि उसने ऐसा अपराध किया है, तो वह जो संभावित अपराधी की श्रेणी में है वो कल्पित अपराधी होगा। जो चौथा तत्व है वह है इसे अपराधी से भिन्न मनुष्यों द्वारा साशय
प्रशासित किया जाना चाहिए। यानी जिसने अपराध किया है उसको छोड़ करके अन्य व्यक्ति शासय प्रशासित कर रहे हैं, लेकिन जो अपराधी व्यक्ति है वो उसके विरुद्ध अपराध कर रहा है। पांचवें तत्व के अनुसार इसे किसी विधिक प्रणाली जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है द्वारा गठित किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित या प्रशासित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रोफेसर हर्ट ने दंड में 5 तत्वों को शामिल किया है। यह 5 तत्व हैं तो इसे दंड माना जाएगा, और वैसे दंड शब्द को कहीं भी आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। यह प्रोफेसर्स के जुबान में ये बात आती है। सेक्शन 53 जो है वो 5 प्रकार के दंड की बात करता है। वैसे देखा जाए तो जो दंड है वो समाज में उस अपराधी को दी गई, मतलब समाज द्वारा उस अपराधी को दी गई शारीरिक तथा आर्थिक वेदना है, जो कि विधि के अंतर्गत दोषी निर्णित किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो दोषी निर्णित किया गया है विधि के अंतर्गत, उसे समाज द्वारा शारीरिक या आर्थिक जो वेदना दी जाती है उसे सामान्यतया दंड माना जाएगा। दंड की मात्रा प्रत्येक मामले में बदलती रहती है, क्योंकि वह मामलों की परिस्थितियों एवं अपराधों के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। और दंड के उद्देश्यों को स्पष्ट करने हेतु जो हमारे विद्वान हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने 5 प्रकार के सिद्धांत भी बताए हैं। तो हमारे दंड के पहले 5 सिद्धांत जान लेते हैं। प्रतिशोधकारी, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत। पहला सिद्धांत है प्रतिशोधकारी। इसमें क्या है? प्रतिशोध लेने वाला सिद्धांत, जैसे कि हाथ के बदले हाथ काट लिया, आँख के बदले आँख निकाल लिया, है ना। दंड का ये एक तरीका हो गया प्रतिशोधकारी। और प्राचीन जमाने में इस प्रकार के दंड जो है वो प्रचलित थे। दूसरा है प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत। प्रायश्चित्तात्मक क्या? किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए आत्मग्लानि हुई, है ना, तो ऐसा भी दंड प्राचीन भारत में मान्य था। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, यह प्रतिरोधात्मक सिद्धांत जो है मृत्यु दंड का समर्थन करता है। और चौथा जो सिद्धांत निकल कर आता है दंड के विषय में वह है निरोधात्मक यानी निवारणात्मक सिद्धांत। यह भी मृत्यु दंड का समर्थन करता है, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण उत्पन्न नहीं करता है, उदारता उत्पन्न नहीं करता है। 5वें प्रकार का सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत। और जिस सुधारात्मक सिद्धांत जिसको कि रिफॉर्मेटिव थियोरी भी कहते हैं, और इंडिया में यही लागू है। इसको आप तो पहले एकदम से नोट कर लीजिए कि भारत में किस प्रकार का सिद्धांत लागू है। तो सुधारात्मक सिद्धांत भारत के दंड की प्रकृति कैसी है? तो सुधारात्मक है, रिफॉर्मेटिव है। रिफॉर्मेटिव थियोरी भारत के दंड सिद्धांत में लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी दंड दिए जाते हैं वो उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। और यह सिद्धांत तो मृत्यु दंड का विरोधी है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत समाजशास्त्रियों द्वारा भी मान्यता प्राप्त सिद्धांत है यह सुधारात्मक सिद्धांत। और यह सिद्धांत जो है वो अपराधी को अपराध न मानकर एक रोगी के समान मानता है और उसमें सुधार की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से आपने भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 में वर्णित जो दंड के विषय में शीर्षक है अध्याय 3 में,
तो आपने दंड की परिभाषा की 5 तत्वों को समझा और 5 सिद्धांत को जाना। और उम्मीद है आप पेपर पेन लेकर के बैठे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो आप पेपर पेन और बेयर एक्ट ये सब लेकर के बैठे। अभी भी वीडियो पॉज करके आप पेपर पेन ढूंढ लीजिए। जितनी बातों को मैंने अभी बताया है दंड की परिभाषा और दंड के सिद्धांत के विषय में, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जिन बातों पे मैं स्ट्रेस देती हूँ उनको आप नोट डाउन करने के साथ साथ याद भी कर लीजिए दिमाग में बिठाते हुए, क्योंकि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरा चैप्टर ही, ये जो दंड के विषय में जो है ना अध्याय 3, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, बट मेंस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम उसके लिए बहुत और डिटेल में फिर कवर करेंगे। हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चल रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझते हुए चलेंगे तो आपको मेंस में भी इससे हेल्प मिलेगा। तो ये हमने जान लिया कि धारा 3 5 प्रकार के दंड की बात करता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, और ऐसा कारावास जो 2 प्रकार का है, यानी कठोर अथवा सश्रम, और सादा कारावास। चौथा है संपत्ति का समअपहरण। अच्छा, समअपहरण का अर्थ होता है जब्त करना, जब्त कर लेना, इसको अपहरण मत समझ लीजिएगा। और 5वें प्रकार का जो दंड है वो है जुर्माना। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। दंड के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए आपने विद्वानों के जो मत थे 5 सिद्धांतों के बारे में उसको जाना, सिद्धांत को जाना। दंड 5 प्रकार के हैं ये जान लिया। प्रारंभिक आईपीसी में 6 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई थी। तीसरा जो है ये वो 1949 की अधिनियम संख्या 17 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अभी जो चौथे नंबर का जो दंड है कारावास में, पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास, और दूसरा जो है वो सादा कारावास। तो हम इसकी टिप्पणी देख लेते हैं जिससे हमें इसका अर्थ और क्लियर हो जाएगा। साधारण कारावास का अर्थ व्यक्ति से जिसे साधारण कारावास को दंडित किया गया है, कारागार में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जब तक वह स्वयं कार्य करने की इच्छा नहीं करता। और इससे संबंधित केस है फूल कुमारी बनाम तिहाड़ केंद्रीय कारागार AIR 2012 SC 3198। इस केस में, इस वाद में यह बताया गया कि अगर वह व्यक्ति जो दंडित किया गया है यानी जो अपराधी है, वह कारावास में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है, यानी श्रम कर सकता है, और कारागार में कार्य करना उसके लिए अपेक्षित नहीं है, यह साधारण कारावास के दंड के अंतर्गत आता है। और कठोर कारावास क्या होता है? कठिन कारावास में नाम से ही पता है कि कठोर अथवा सश्रम, यानी कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ। तो ऐसा अपराधी व्यक्ति जिसको दंड प्राप्त है, वह जिसको कठोर श्रम के साथ कारावास वाला दंड प्राप्त है, तो उसको श्रम करना अनिवार्य है, वह उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। साधारण और कठोर कारावास के बीच अंतर समझ लेते हैं। व्यक्ति को जिसे साधारण कारावास से दंडित किया गया है, कार्य का चुनाव करने का विकल्प है, जबकि व्यक्ति से जिसे कठोर कारावास से दंडित किया गया है, विधि द्वारा कठोर श्रम करने की अपेक्षा की जाती है और विचाराधीन से कारागार में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती। फूल कुमारी बनाम तिहाड़ केंद्रीय कारागार AIR 2012 SC में यह डिसाइड हुआ था कि
ऐसा व्यक्ति जिसको साधारण कारावास का दंड प्राप्त है वह अपनी इच्छा के अनुसार श्रम कर सकता है, अन्यथा नहीं। उसके लिए अपेक्षित नहीं है कि वह ऐसा कार्य करे। लेकिन जिस व्यक्ति को कठोर कारावास यानी कठोर श्रम के सहित कारावास का दंड प्राप्त हुआ है, उसे श्रम करना अनिवार्य है और कठोर श्रम करना उसके लिए अपेक्षित है। साधारण कारावास के अंतर्गत जो दंडित अपराधी है उसे कार्य करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन जो कठोर श्रम के कारावास से दंडित अपराधी हैं उनके लिए कठोर श्रम करना अनिवार्य है। और ऐसे कठोर कारावास के लिए दंडित कैदी कारागार में अभिरक्षा के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए मजदूरी प्राप्त करने के हकदार होंगे। कठोर श्रम जो वो करेंगे कारागार में, उसके लिए उन्हें मजदूरी मिलेगी। आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक का कारावास है, उससे कम नहीं। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अवधि अनिश्चित है, इसलिए आजीवन कारावास एक निश्चित अवधि का कारावास नहीं है। यह गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य AIR 1961 SC 600 के बाद में निर्णित किया गया था। अभी हमने जो सेक्शन 53 में 5 प्रकार के दंडों की बात करी, तो उन दंडों को हम समझ लेते हैं। पहला जो दंड था हमारा मृत्यु, तो मृत्यु के अंतर्गत मृत्यु दंड क्या है? मृत्यु एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड से तात्पर्य किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देने से है। इसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। मृत्यु दंड का प्रावधान IPC की कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें की गई हैं। आप उन धाराओं को नोट कर लीजिए। धारा 121, धारा 132, 194, 194, 302, सेक्शन 303, सेक्शन 305, सेक्शन 307 का पैरा 2, सेक्शन 307 का पैरा 2, सेक्शन 364A, सेक्शन 376 376, सेक्शन 376D, 376E। इसे 2013 में जोड़ा गया था। आप अपनी याद करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से इसको नोट कर सकते हैं। सेक्शन 396 और सेक्शन 36A B कैपिटल में लिखेंगे, बोल्ड में, और सेक्शन 376 DB यानी 376 AB 376 DB। तो ये जो अभी आपने सेक्शंस नोट किए, इन सेक्शंस में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। कहीं भी ऐसा परिभाषित नहीं किया गया है कि मृत्युदंड क्या होगा, लेकिन इन धाराओं में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत मृत्युदंड दिया जा सकता है। और जो सेक्शन 303 है, इसको उच्चतम न्यायालय ने मिठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, बहुत ही फेमस केस है, बहुत फेमस केस है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसको नोट कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मिठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के बाद में 1983 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के उल्लंघन के आधार पे
सेक्शन 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो मृत्युदंड के बारे में आप जान पाए। एक फेमस केस है जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट यानी SC। इस वाद में मृत्युदंड की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे, मुझे ऐसा बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि अगर आप अवेयर नहीं है लिखने के प्रति, आपको लग रहा है सिर्फ सुन के आपका काम चल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं और कंपटीशन का मतलब ही है एक चीज़ को कई बार पढ़ना, पढ़ के उसे अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना। तो जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो केस था, इसमें मृत्युदंड की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इसमें मृत्युदंड को संवैधानिक माना। इसमें क्या था कि सत्र न्यायालय मृत्यु दंडादेश अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है ना। मृत्यु दंडादेश किसके किसके द्वारा दिया जा सकता है? अपर सत्र का न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। अच्छा, मृत्यु दंड नहीं जाता है, मृत्यु दंडादेश, दंडादेश ऐसे बोलते हैं। यदि अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तब इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है। एक और फेमस केस है बच्चन सिंह या बेचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इस वाद में कहा गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए। ये विरल से विरलतम मामला, आप इसको हाईलाइट कर लेंगे लिखते समय। इसके पहले जो आपने केस लिखा था जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश, इसमें आप संवैधानिक पार्ट को हाईलाइट कर लेंगे, जो मैंने अभी बताया था कि उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को संवैधानिक माना। किस केस में? जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश के केस में। और अभी जब हम बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य केस की बात कर रहे हैं, तो इसमें मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। अपूर्व में भी अपूर्वतम मामला, गंभीर से गंभीरतम मामला, ऐसा कोई मामला हो तो ही मृत्युदंड दिया जाएगा। एक अन्य केस आप नोट डाउन कर सकते हैं, किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस वाद में कहा गया कि मृत्युदंड केवल विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार आपने मृत्यु दंडादेश के बारे में जाना और इससे संबंधित CRPC सेक्शन 354 कॉलम 5 में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तब वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। ऐसा ही प्रावधान CRPC की दूसरी अनुसूची की प्रारूप संख्या 42 में भी किया गया है। ये सारी चीज़ों को आप एक जगह कलेक्ट करके लिख लेंगे तो ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे मृत्यु दंडादेश की बात है तो उससे रिलेटेड आपने सेक्शंस देख लिया कि सेक्शन 53 का पहला दंड है ये, इससे रिलेटेड अपने केस नोट डाउन कर लिए और CRPC के कौन कौन से सेक्शंस मृत्यु दंडादेश के बारे में क्या कहता है। तो बस यही आपके मेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। मेंस का क्वेश्चन आप यहीं से लिख लेंगे। अब हम देखते हैं
जो 53 में दूसरा दंड आजीवन कारावास बताया गया है। तो आजीवन कारावास का तात्पर्य जीवन भर का कारावास या अभियुक्त की स्वाभाविक आयु की संपूर्ण अवशिष्ट समय के लिए कारावास, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास, आजीवन कारावास। समझ में आ गया। और इससे संबंधित जो केसेस होंगे, मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस रतन सिंह, अब्दुल आज़ाद वर्सेस राज्य, और खोका बनाम बीके श्रीवास्तव, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हैं। और इसमें कहा गया कि जेल मैनुअल प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, जहाँ की सामान्यतः आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास माना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने जाहिद हुसैन वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के बाद में यह निर्णित किया कि आजीवन कारावास का अर्थ होता है बंदी के संपूर्ण जीवन का कारावास, जब तक कि समुचित सरकार दंड का संपूर्ण या आंशिक परिहार करने की अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। तीसरे प्रकार का जो दंड है आजीवन निर्वसन या काला पानी या देश निकाला। लेकिन इस दंड को पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी, 1862 में लागू हुई। तो उस समय अंग्रेज़ों के समय, उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो उस समय आजीवन निर्वसन, काला पानी और देश निकाला की सज़ा दी जाती थी। लेकिन इस दंड को 1949 में दांडिक विधि अधिनियम 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 के द्वारा निरसित कर दिया गया है। तो आपको इतना ही बस याद रखना है कि जो तीसरे नंबर का दंड है जिसे निरसित किया गया है 1949 में, वह कौन सा दंड था जिसे निरसित कर दिया गया है। तो यह आजीवन कारावास अथवा काला पानी अथवा देश निकाला की सजा थी। कारावास जो कि चौथे नंबर की सजा है, जिसमें कि कारावास दो भांति का हो सकेगा, कठोर या सश्रम अथवा कठोर श्रम के सहित कारावास, और दूसरा है सादा कारावास। ये आपने समझ लिया, अभी इसको बता दिया था मैंने। कारावास जो साधारण कारावास से क्या होगा और कठिन श्रम वाला कारावास क्या होगा। और कठिन श्रम वाले कारावास के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को कारावास के दौरान किए गए कार्य के लिए मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। पांचवें प्रकार का जो दंड है संपत्ति का समपहरण, यानी संपत्ति का जब्त कर लिया जाना। और छठे प्रकार के दंड में जुर्माना आता है। ये जुर्माना भी दंड का एक रूप है, और इसमें क्या होता है कि जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से सेक्शन 53 को हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। सेक्शन 53 ए देखते हैं, जो कि कहता है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। 1 उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निरसित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। हर मामले में जिसमें कि किसी
अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है। अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया हो। उपधारा 3 बताती है, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। उपधारा 4 बताती है कि किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो, यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है तो उसका अर्थ है आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा। ये सेक्शन 53 का दंड संख्या 3 जो आजीवन निर्वसन कालापानी देश निकाला से संबंधित था, जिसे कि 1949 में निरसित कर दिया गया। तत्पश्चात एक नई धारा जोड़ी गई 53A, जो 53 क है। यह नई जोड़ी हुई धारा है जिसमें बताया गया है कि आजीवन निर्वासन का अर्थ आजीवन कारावास से लगाया जाएगा। और यह धारा जोड़ी कब गई? 1955 में। इतना ही सेक्शन 53 क से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन 54 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप मेरे बेयर एक्ट में देख पा रहे हैं। सेक्शन 54 बताता है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। सीआरपीसी की धारा 432, 433 तथा 433A इस धारा के साथ पठनीय है। आप बेयर एक्ट में यहाँ पे पास में नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने नोट किया हुआ है। सेक्शन 54 के साथ साथ क्या है, सीआरपीसी की, आईपीसी की सेक्शन 54 के साथ सीआरपीसी की सेक्शन 432, 433 और 433A, ये साथ में मिलाकर पढ़ने से इसका अर्थ बहुत क्लियर होगा। और यह धारा जो है वो मृत्यु दंड के लघुकरण के मामले में पूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल भी मृत्यु दंड का लघुकरण कर सकता है। ये तो समझ में आ गया। इसकी टिप्पणियां देखते हैं क्या कह रहा है। दंडादेश अधिरोपित करते समय समाज के सामूहिक पुकार का उत्तर देना न्यायाधीश का कर्तव्य है। न्यायाधीश जब भी किसी व्यक्ति को दंडादेश दे रहा है तो समाज का जो एक सामूहिक वर्ग है वह क्या मांग करता है उस अपराधी के विषय में या उसके दंड के विषय में, तो इस पर ध्यान देना न्यायाधीश का कर्तव्य है। न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग युक्त और तार्किक मानदंड पर किया जाएगा। यह राजबाला बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य इत्यादि के वाद में निर्णित हुआ था और यह इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जिसे आप याद कर लेंगे। बेयर एक्ट पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। पहले आप बेयर एक्ट को अलग अलग कलर से कलरफुल कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि पहले लोग अगर कलरफुल नहीं बनाते थे बेयर एक्ट को तो उनको याद ही नहीं होता था सेक्शन, ऐसा नहीं है। वो तो फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे कि उनको कुछ भी कलर करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें याद ही हो जाएगा।
तो आप ही अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको चूज करिए। आपको कलर करना है, अंडरलाइन करना है, या अपनी बुक को बिल्कुल नई रखनी है, बिल्कुल मार्केट से लाई हुई भी नई बेरेक्ट की तरह, ये आपके अपने पर्सनल चॉइस पे है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि बेरेक्ट पढ़ो तो उसको कलर कर ही दो, लेकिन अगर कलर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो आप जैसे जैसे बेरेक्ट को पलटेंगे दोबारा तिबारा, चौथी बार, पांचवी बार जब भी, तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, लाइन्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ये आपको दिखेंगे, तो आपके माइंड को ये बार बार क्लिक करेगा, जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। बेरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझने में भी ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं ये हेल्प करते हैं, और मेंस में भी करते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बेरेक्ट को बिल्कुल न्यू रखना चाहते हैं, या फिर उसको मेरी तरह ऐसे होली की पूरी रंगाई पुताई कर देना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन 53 और 53 को 54 समझा। आगे के वीडियोस में हम आगे के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप समझ पाने में सक्षम हैं और मैं समझा पाने में सक्षम हूँ। तो आपको वीडियोस कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियोस अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।